तो बेटा एनिमल फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो हेडिंग लिखी हुई है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये डायग्राम आपको दिख रहा है, पहले ये जो डायग्राम दिख रहा है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले मैंने इसलिए बना दिया कि आपको ये ना लगे कि पता नहीं डायग्राम बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। तो बेटा बात आती है सबसे पहले इस बात की कि हम आज ये मन बनाकर आए हैं कि हम 2 घंटा तुमको पढ़ाएंगे। हो सकता है लेक्चर कम टाइम का हो, लेकिन तुम भी आज मन बनाकर बैठे हो कि आज 10 घंटा तो पढ़ना ही पढ़ना है हमें, क्योंकि नीट हमें क्वालिफाई करना है। यही बात तुम लिए हो और यही ताकत जो हमें चाहिए। ताकत हमें मिलती किस चीज से है? ताकत बेटा हमें मिलती है फूड से। सब लोग इस बात को जानते ही हैं, फूड से। मेरी भी मम्मी है, आपके मम्मी पापा होंगे, वो भी बोलते होंगे बेटा खाना खाओ, अच्छे से खाना खाओ, अच्छे से खाना खाओगे तभी तुम अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। तो इस फूड से हमको मिलती है एनर्जी। ठीक, फूड से हमको एनर्जी मिलती है। कुछ भी करना है, पढ़ाई लिखाई करनी है, मारपीट करनी है, पिक्चर देखने जाना है, घूमने फिरने जाना है, हर चीज के लिए जरूरत किस बात की है? जरूरत है एनर्जी की। चाहे वो हम लोग हों, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सभी को एनर्जी चाहिए ही चाहिए। और वो एनर्जी आती हमेशा फूड से। ठीक, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि सर हमें तो माता पिता के आशीर्वाद से ताकत मिलती है, वो भी बात सच है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साइंस की। तो बात ये हो गई कि एनर्जी आई कहाँ से? एनर्जी आती है फूड से। अब बात ये आती है कि फूड आखिर क्या है। सिंपली अगर किसी से पूछें कि भाई फूड क्या है, खाना क्या है, तो कोई भी इंसान इस बात को सीधे सीधे कह सकता है कि खाना है दाल चावल सब्जी रोटी। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि खाना हमारे लिए नॉनवेज, हम मुर्गा खाएंगे, हमें चिकन चाहिए, हमें मटन चाहिए। तो वो भी अपनी जगह पर सही है, वो भी क्या है? वो भी फूड है। सब लोग अच्छी तरह से जान गए कि फूड क्या है। पिज्जा बर्गर भी फूड है। भाई आप बच्चे हो, आपको अच्छा लगता होगा। तो अब हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करने जा रहे हैं कि जो फूड है वो फूड आखिर क्या है। तो मैं एक एक चीज को लिख रहा हूं। फूड, पहली बात तो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, अभी मैं इसको मिटाकर डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा। फूड पहली बात है कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्या है? दूसरी चीज है प्रोटीन। ठीक, 2 चीजें हो गई। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 फैट। बोलते हैं ना कि तला भुना खाओ, तुम अभी खाओ, तुम बच्चे हो, अगर ज्यादा मोटे हो तो मत खाओ, फैट चाहिए। दाल में घी पड़ा है, फैट है, और रोटी में घी लगा है, वो भी फैट है। अब उसके बाद कुछ चीजें और भी हैं। नंबर 4 पर विटामिन है, फिर हमें कुछ मिनरल्स भी चाहिए, और हमें साथ में चाहिए क्या? वाटर, पानी भी तो चाहिए। केवल खाने से काम नहीं चलता है। बात ये भी होती ना, चलो कुछ खा पी कर आते हैं और चलो कुछ खाना पीना हो जाए। ठीक, तो अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये जो कार्बोहाइड्रेट हैं, इनको तोड़कर बन रहा है ग्लूकोज। प्रोटीन को तोड़कर बन रहे हैं अमीनो एसिड। ठीक, अमीनो एसिड मैं बोल रहा हूं, शॉर्ट में लिखा हुआ है, जगह कम है। फैट्स हैं, फैट से क्या बनते हैं? फैट से बनते हैं फैटी एसिड, फैटी एसिड, और साथ में ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक, तो मैं अभी इन 3 चीजों की बात कर रहा हूं कि ये हमारे बायो मैक्रोमोलिक्यूल है, या इन्हीं को बायोमोलिक्यूल भी बोलते हैं। बायोमोलिक्यूल क्या है? बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। तो डाइजेशन इस बात को कहता है कि देखो मैं डाइजेस्ट तब कर पाऊंगा जब इस कॉम्प्लेक्स फूड मिक्सचर को आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए। कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ दीजिए, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में जब आप तोड़ देंगे तब हम इनको क्या करेंगे? तब हम इनका एब्जॉर्प्शन करेंगे। और एब्जॉर्प्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एब्जॉर्प्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो तुम्हें बड़ा वाइड सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, घुमा सा वाइड सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यही स्मॉल इंटेस्टाइन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एब्जॉर्प्शन के लिए। तो इतनी बात क्लियर हो गई ना कि फूड क्या है? फूड से ही मिलनी है एनर्जी। और एनर्जी कब मिलेगी? जब ये टुकड़ों में छोटा छोटा सा टूट जाएगा। तो मैं अब इसको मिटा दे रहा हूं। दूसरी हेडिंग हमारी आती है कि ये जो
डाइजेशन है और एब्जॉर्प्शन है, ये आखिर होता कहाँ पर है? ये होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये पूरा जो डायग्राम बना हुआ है ना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। और मैंने अच्छा बनाने की कोशिश की है, आपको शायद अच्छा लग रहा हो, ठीक है, बुरा लग रहा हो तो कहना नहीं। तो ये ह्यूमन बीइंग है, ये ह्यूमन बीइंग है। अब यहाँ शुरुआत होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम किस किस चीज से मिला है? डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीजों से मिलकर बनता है। पहला होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है एसोसिएटेड ग्लैंड या एसेसरी ग्लैंड, जिनको हिंदी में सहायक ग्रंथियां कह सकते हैं। तो मेन डाइजेशन का जो काम है, जो ब्रेकडाउन का काम है, जो टुकड़ों में तोड़ने का काम है, वो काम होता है एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक। लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए उसका जो दोस्त है, दोस्त कौन है? एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो कहते हैं ना कि जीवन में 2-4 दोस्त तो होने ही चाहिए। मैं तो उस आदमी से दोस्ती ही नहीं करता हूं जिसके तो दोस्त ना हो, ठीक। तो अब शुरुआत होती एलिमेंट्री कैनाल की। तो एलिमेंट्री कैनाल शुरू होता है माउथ से, ये बिगिनिंग पॉइंट है माउथ, और खत्म होता है जाकर एनस पे, जो कि लास्ट पॉइंट है। या देख लो, बिगिनिंग और ये खत्म। तो खाने पीने से शुरुआत हुई, खाने पीने से शुरुआत हुई और अंत होता है जाकर फीसेस इकट्ठा हो जाती है, जिनको कि बाहर निकाल दिया जाता है एनस के थ्रू। तो अब दूसरा पार्ट तुम देखो, दूसरा पार्ट है ये बक्कल कैविटी। जितना ये तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन कहलाता है बक्कल कैविटी, या इसी को हम बोलते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी। तो अब यहां मैं इसकी भी नहीं बात कर रहा हूं। सेकंड नंबर पर आता है फेरिंक्स। जब हम इसकी बात कर रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल की, तो सेकंड नंबर पे फेरिंक्स। थर्ड नंबर पर एक लॉन्ग ट्यूब तुम्हें दिखाई दे रही होगी, जो कि कहलाता है ओइसोफेगस। ये दिख रहा है ना तुम्हें, ये दैट इज कॉल्ड ओइसोफेगस। और ओइसोफेगस कहां मिलता है जाकर? एक जे शेप स्ट्रक्चर, एक जे शेप स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं स्टमक, ठीक। अब स्टमक कहां मिलता है जाकर? स्टमक मिलता है जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके पीछे से जाके इसमें जुड़ जाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टमक मिलता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन मिलती किसमें है? स्मॉल इंटेस्टाइन मिलती है इस बड़ी आंत, या जिसको बोलते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक। अब इनके भी पार्ट्स हैं, इनके भी पार्ट्स हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, जेजुनम, जेजुनम, और उसके बाद तीसरा इलियम। 3 पार्ट हो गए किसके? स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब बात आती है लार्ज इंटेस्टाइन की। तो लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट हैं, जो कि कहलाते हैं सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम, कोलन और रेक्टम। तो जो कोलन है वो भी 4 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला, अभी मैं डिटेल बताऊं उसको, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, और यहीं पर होती है सिग्मॉइड कोलन। और सिग्मॉइड कोलन जहां पर खत्म होती है, तो ये पोर्शन, यहां वाला इतना पोर्शन, ये कहलाता है रेक्टम। और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, जिसका डाइजेशन नहीं हो रहा है, या जो बेकार की चीजें हैं, वो जाकर इकट्ठा हो जाते हैं रेक्टम में, और रेक्टम के बाद एनस के थ्रू उनको निकाल दिया जाता है। तो अब यहाँ पर ये बात भी जान लो कि जो रेक्टम है वो बना होता है वॉलेंट्री मसल्स का। वॉलेंट्री मसल, जो एडल्ट ह्यूमन बीइंग है उनमें रेक्टम कैसा होगा? वॉलेंट्री मसल्स का बना होगा। और जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो 1-2 साल के बच्चे होते हैं, आप देखते हो कभी भी सुसु कर देते हैं, कभी भी पॉटी कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? कुछ लोग गुस्सा भी करते हैं, इसको जब देखो तो पॉटी कर देता है। क्यों? क्योंकि उसमें इनवॉलेंट्री कंट्रोल है, उसको कंट्रोल नहीं है अभी। धीरे 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 ये डेवलप होता है और वॉलेंट्री मसल्स इसको अपने कंट्रोल में ले लेती हैं। तो इस तरह से आपने देख लिया कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर ली, कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पहला पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल, उसकी मैंने बात कर ली। अब मैंने बोला था ना कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम मिलकर बना है किससे? 2 पार्ट से। पहला हो गया एलिमेंट्री कैनाल, दूसरी है एसेसरी ग्लैंड। तो एसेसरी ग्लैंड में पहला होता है सैलाइवरी ग्लैंड्स, सैलाइवरी ग्लैंड्स। तो सैलाइवरी ग्लैंड्स में यहां पर केवल मैंने अभी लिख रखी है पैरोटिड ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स होती हैं इनमें 3 पेयर। 3 पेयर में कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है
पैरोटिड ग्लैंड, दूसरी होती है सबमैक्सिलरी ग्लैंड और तीसरी होती है सबलिंगुअल ग्लैंड। ये सभी होती हैं बक्कल कैविटी में और ये तीनों मिलकर सलाइवा को सेक्रीट करती हैं, जो कि फूड का मैस्टिकेशन, मिक्सिंग, इन सब चीजों का काम करती हैं। ठीक, तो दूसरी कौन सी है सलाइवरी ग्लैंड के बाद? दूसरे नंबर पर आप यहां पर देख रहे हैं पैंक्रियाज दे रखा है। ठीक, सलाइवरी ग्लैंड हो गई। दूसरा कौन सा? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज कहां है? पैंक्रियाज इस सी शेप्ड, ये सी शेप्ड डियोडेनम के यहां पर आपको दिखाई दे रही होगी, ये इस तरह से करके पैंक्रियाज यहां पर सिचुएटेड होता है। और उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है लिवर। थर्ड नंबर पे है कौन सा? थर्ड नंबर पर है लिवर। लिवर जो कि बॉडी की सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, बॉडी की सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है और सबसे इंपॉर्टेंट है तो ये नखरे भी लेता है, ये नखरे लेता है। भगवान ने बोला कि देखो भैया सब तुमको ही करना है, बोले मैं करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं मना कर रहा हूं कि मैं करूंगा, मुझको एक नौकर दे दीजिए। बोले नौकर दे देते हैं तुम्हें, ठीक है कोई समस्या नहीं। तो नौकर इसका कौन है? इसका नौकर है गाल ब्लैडर। ये गाल ब्लैडर आपको दिख रहा है ना, यहीं पे एक छोटा सा सेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि लीवर के सेक्रीशंस को स्टोर करके इकट्ठा रखता है। फिर पैंक्रियाज से मिलकर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे फ्रूट्स और सारे जूसेस को यहां पर भेजता है, सहयोग करता है, मिक्सिंग करता है, सब कुछ करता है। तो इतनी बात तो बेटा हो गई डाइजेस्टिव सिस्टम की जो चीजें थी। डायग्राम मुझे लग रहा है कि अच्छा बना हुआ है, मिटाने का मन नहीं कर रहा है, मिटा दे रहा हूं। लेकिन अब इसको मिटाने के बाद हम एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स के एक एक पार्ट्स को स्टडी करेंगे। एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स के एक एक पार्ट को अब हम स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें पहला पार्ट हमारा होता है माउथ, जो कि बिगनिंग है। तो माउथ के बाद एलिमेंट्री कैनाल है ये, माउथ के बाद जो बिगनिंग है पीछे वाला पोर्शन, ये पोर्शन दैट इज कॉल्ड ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी या इसी को हम बोलते हैं ओरल कैविटी। ठीक, तो अब इस बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी में देखो क्या क्या चीजें हैं। बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी में होते हैं टीथ, दांत, और साथ में क्या होती है? साथ में होगी टंग। टंग को दे रखा है मस्कुलर टंग। तो जो टीथ हैं, पहले हम टीथ की कंडीशंस, जो भी उसकी बातें हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो टीथ में पहली कंडीशन दे रखी है दैट इज कॉल्ड थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब है एम्बेडेड इन सॉकेट, embedded in socket of jaw bone। जो जॉ बोन है उसके सॉकेट में ये रहती है। ठीक है, बस एक मिनट बता रहा हूं, एक मिनट। ठीक भैया, तो एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन, ये हो गई कंडीशन थीकोडोंट की। मतलब जो टूथ है, टूथ मतलब एक दांत जो है वो धसा हुआ है। तो ऐसे लोग बोल देते हैं ना, ये घूंसा मारेंगे तुम्हारे सारे दांत टूट जाएंगे। तो दांत तोड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत शक्तिशाली तो दांत तोड़ भी सकते हैं। तो सबसे शक्तिशाली तो कौन हो गया? जो डेंटिस्ट है, डेंटल और डॉक्टर है। तो वो घूंसा मार के दांत नहीं तोड़ता है, वो मशीनों की सहायता से जब कभी दांत में कोई दिक्कत आती है तब उसको लगता है कि निकालना पड़ेगा तो दांत को वो निकालता है। ठीक, दूसरी बात आ गई डाइफाइडोंट का मतलब है दांत का जीवन में दो बार निकलना। तो एक होते हैं मिल्क टीथ, इन्हीं को हम बोलते हैं डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं इनको। मिल्क टीथ को हम क्या बोलते हैं? डेसिडुअस का मतलब होता है पर्णपाती। और डेसिडुअस फॉरेस्ट आपने इकोलॉजी अगर पढ़ी है तो डेसिडुअस फॉरेस्ट का मतलब होता है पर्णपाती वन, मतलब पत्तियां गिरती हैं और पत्तियां फिर से उगती हैं। तो वो तो पेड़ की बात है, उसमें कई बार ऐसा हो सकता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में दांत दो बार निकलते हैं। और दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ।
ठीक, तो थिकोडोंट हो गया, डाइफाइडोंट हो गया। अब तीसरी कंडीशन मैं ऊपर लिख रहा हूं कि दांत जो है सब एक जैसे नहीं होते हैं, दांत होते हैं हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट का मतलब है 4 तरह के दांत होते हैं, 4 टाइप्स। ठीक, बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें दांत सब एक जैसे होते हैं, तो उनको बोलते हैं आइसोडोंट। और इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम हेट्रोडोंट। तो हेट्रोडोंट देखो कौन कौन से हैं? इंसीजर, इंसीजर हो गया, दूसरा हो गया कैनाइन, तीसरा हो गया प्रीमोलर, प्रीमोलर, और चौथा हो गया मोलर। प्रीमोलर हो गया, मोलर हो गया। इनके फंक्शंस को भी देख लेते हैं जो कि बुक में नहीं दिए हुए। तो इंसीजर का काम क्या करना है? इंसीजर का काम है खाने को काटने का, कटिंग, खाने को काटने का काम है। ये नहीं कि दूसरों को काट लो। तो तुम देखते हो ना छोटे बच्चे काटते बहुत हैं। छोटा बच्चा है ना 1-2 साल का हो गया तो क्या करेगा? उंगली पूरा काट लेगा। तो इंसीजर ही सबसे पहले आते हैं। और दूसरा है कैनाइन। कैनाइन होता है शीयरिंग और टीयरिंग के लिए, चीरने फाड़ने के लिए, शीयरिंग एंड टीयरिंग। तो कैनाइन तुम अपने में भी देखो तो यहां पर ये नुकीले दांत हैं, वो कहलाते हैं क्या? वो कहलाते हैं कैनाइन। ठीक, इंसीजर हो गया, कैनाइन हो गया। तो कैनाइन तुमने अगर नहीं देखे, नहीं फील कर पा रहे हो, तो तुमने जू में या टीवी में शेर देखा होगा तो मुंह खोलता ना, बोलो लंबे लंबे दांत उसके दिखाई देते हैं। या तुमने मूवी देखी होगी वैम्पायर वाली, नुकीले दांत दिखाई देते हैं, वही दांत जो है वो कैनाइन कहलाते हैं। अब बात आती है प्रीमोलर और मोलर की। इनका काम क्या है? इनका काम है खाने को चबाने का, जिसको बोलते हैं हम मैस्टिकेशन। तो कहते भी है ना कि खाना चबा चबा कर खाओ। चबा चबा कर क्यों खाओ? क्योंकि जो डाइजेशन की बिगिनिंग है, डाइजेशन की बिगिनिंग माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है। माउथ डाइजेशन करना शुरू कर देता है, वो खाने को क्या करता है? चबाना चालू कर देता है, चबाना चालू कर देता है, जिससे क्या हो? छोटे छोटे टुकड़े हो जाए। तो आपने देख लिया इंसीजर के फंक्शन, कैनाइन के, प्रीमोलर का और मोलर का, इनके क्या क्या फंक्शन है। तो अब एक पॉइंट और रह जाता है जिसको बोलते हैं इनेमल। इनेमल बेटा क्या है? इनेमल दांत के ऊपर की कवरिंग है, दांत के ऊपर की कवरिंग है, जो कि इन सब कामों में हेल्प करती है। ये बहुत ही मजबूत होती है और हार्डेस्ट सब्सटेंस भी इसको आप कहते हैं। और इतनी बात इनेमल के बारे में हो गई। अब हम बात कर ले रहे हैं यहां पर डेंटल फॉर्मूला की भी बात कर ली जाए यहां पर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और नहीं भी है तो बुक में जो भी दे रखा है हमें सब पढ़ना है। इंपॉर्टेंट अनइंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता। ठीक, तो अब बात आती है किसकी? अब बात आ रही डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला। और मैं बेटा डिटेल में पढ़ा रहा हूं सब कुछ। ठीक, तो डेंटल फॉर्मूला की बात आई तो एडल्ट का मोस्टली लोगों को पता होता है। एडल्ट का होता है 2123 अपॉन 2123। तो ये जो 2123 है ये क्या है? हाफ ऑफ द जॉ, हाफ जॉ में, आधे जबड़े में, आधे जबड़े में है। ठीक, तो आधा जबड़ा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। तो ठीक, ये हो गया। तो अब इसी में गुणा कर लो। 2 का हमने गुणा कर दिया, यहां भी 2 का गुणा कर दिया। तो कितने हो गए? 2 3 2 5 3 8, 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16, 16 हो गए। और नीचे भी क्या हो गए? 16 हो गए। तो दांत टोटल कितने हो गए? दांत हो गए 32। ठीक, अब जो एनसीईआरटी में नहीं दी बात उसकी भी बात कर ले, वो भी इंपॉर्टेंट है कि जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, बच्चों में दांत का फॉर्मूला क्या होगा? बच्चों में दांत का फॉर्मूला होता है 2102 अपॉन 2102। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है। प्रीवियस ईयर्स जब आप नीट नहीं होता तो उसके पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन हम अपने सिलेबस में ही रह रहे हैं। तो ये बच्चों का फॉर्मूला हो गया, ये एडल्ट का फॉर्मूला हो गया। तो एक बार बेटा मेरे साथ बोल लो 2123 अपॉन 2123, और चिल्ड्रन का हो गया 2102 अपॉन 2102। तो मैं तो आज भी चिल्ला चिल्ला कर रट रट के ही पढ़ता हूं, समझता तो हूं ही, लेकिन
एग्जाम में, नीट में याद होना बहुत जरूरी है भाई। समझना बहुत अच्छी बात है, समझना भी चाहिए, लेकिन जो चीज कम समझ में आ रही है तो उसको रट डालो। ठीक, इतनी बात हो गई टीथ की। अब बात करने जा रहा है हम टंग की। वर्ड दिया है मस्कुलर टंग, बुक में जो वर्ड दिया है दैट इज कॉल्ड मस्कुलर टंग। अब टंग की जब बात करते हैं तो टंग में क्या क्या चीजें हैं। टंग में पहला तो होता है फ्रेनुलम। फ्रेनुलम, फ्रेनुलम क्या है? फ्रेनुलम वो धागा है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, धागा है जिससे जीभ जुड़ी है। जीभ किससे जुड़ी है? नीचे वाले जबड़े से जुड़ी है। तो फ्रेनुलम वो धागा है, बहुत कोई बताने जैसी बात नहीं है, आप समझ गए इसको। अब फ्रेनुलम के बाद बेटा बात आती है पैपिला की। पैपिली, पैपिली क्या है? पैपिली है स्मॉल प्रोजेक्शंस। पैपिली होते हैं स्मॉल प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शंस हैं जो कि उभार हैं जीभ के ऊपर। जीभ की जो सरफेस है, जो सरफेस है ऊपर वाली, वो स्मूथ नहीं होती। वो स्मूथ नहीं होती, वो कैसी होती है? वो रफ होती है। और जो रफनेस है वो पैपिली के कारण है। और पैपिली होते क्या है? स्मॉल प्रोजेक्शंस है। अब इन पैपिली का क्या काम है भाई? पैपिली में होते हैं टेस्ट बड्स। पैपिली में क्या है? टेस्ट बड्स। तो टेस्ट बड्स हैं तो इनका काम सीधी सी बात है टेस्ट को परसीव करना। तुम्हें कोई कुछ भी खिला दे, टेस्ट बड्स नहीं है तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा मीठा है, कड़वा है, खट्टा है, नमकीन है, नहीं पता चलेगा। तो टेस्ट बड्स में हम पोजीशन भी जान लेते हैं कि मीठे के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है और अन्य चीजों के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है। तो पहली हम बात करते हैं आगे की बात। जो एंटीरियर होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्वीट को टेस्ट करने के लिए। मान लो तुम्हारे घर में कोई मेहमान आया, कोई भी मेहमान आया, तो तुम उसका स्वागत कैसे करोगे? ऐड की तरह नहीं कि बारातियों का स्वागत पान पराग से होना चाहिए, कि मेहमानों का स्वागत पान पराग से होना चाहिए। मेहमानों का स्वागत मिठाई से होना चाहिए या मीठे बिस्किट से होना चाहिए। तो एंटीरियर स्वीट को परसीव करता है। नंबर 2 पर आ जाओ। नंबर 2 पर होते हैं लेटरल होते हैं, और लेटरल रिस्पॉन्सिबल होते हैं नमकीन के लिए। तो सॉल्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए कौन से भैया? सॉल्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए लेटरल साइड। ये जो साइड की हैं, साइड वाले, ये लेटरल के रिस्पॉन्सिबल हैं। और नंबर 3 पर तुम आ जाओ तो नंबर 3 पर पोस्टीरियर, पीछे वाला वही हिस्सा तो रहेगा ना, पोस्टीरियर। आप यहां मेहमान आया, आपने उसको मीठा खिलाकर स्वागत किया, चाय पिला दी, नमकीन खिला दी। अब मेहमान जाने का नाम नहीं ले रहा, तो तुमने क्या किया? तुमने उसको इतना कड़वा खाना खिलाया, करेला खिला दिया। और बोलते ना करेला वो भी नीम चढ़ा। मेहमान ने कहा भैया नमस्ते, हम जा रहे हैं आपके यहाँ से, और बाद में जाके मन में सोचता है कभी आएंगे क्या। तो ये किसके रिस्पॉन्सिबल है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है बिटर या सोर के लिए, कड़वा कसैला जो भी है, पोस्टीरियर साइड ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहां तक बात हो गई टंग की। ठीक, अब आगे आने वाला जो हमारा पोर्शन है दैट इज कॉल्ड फेरिंग्स, उसको बोलते हैं हम फेरिंग्स। तो जब मैंने पहला डायग्राम आपको दिखाया था, देख लेना, चाहे बुक में भी देख लेना, तो मैंने वहां पर लिख रखा था नेजोफेरिंग्स। मैं फिर से एक बार बना रहा हूं इस तरह से करके। ये गला जो है, तो गले में 2 पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन ये है पीछे वाला, और ये पोर्शन है आगे वाला। तो आगे वाला बेटा क्या है? आगे वाला होता है नेजोफेरिंग्स, और जो पीछे वाला है दैट इज कॉल्ड ओरोफेरिंग्स। तो इसको बोलते हैं फेरिंग्स को कि ये कॉमन पैसेज है। ये कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर दोनों के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। तो कॉमन पैसेज किसका है? कॉमन पैसेज ये हो गया एयर के लिए, और ये हो गया फूड के लिए। ठीक, तो यहां पर नेजोफेरिंग्स की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, आगे होता है नेजोफेरिंग्स। तुम यहां फील करो, ऐसे बोल रहे हो ना, ऐसे करो तो देखो करके,
तुम्हें फील होगा कि यहीं से हवा आ जा रही है, पीछे नहीं है। पीछे कौन सा है? पीछे होता है ओरोफेरिंक्स। अब ओरोफेरिंक्स तो मैंने लंबा बहुत बना दिया था। ओरोफेरिंक्स जो है ये लीड करती है। ओरोफेरिंक्स आगे जब बढ़ती, फेरिंक्स गला होता है, फेरिंक्स जो है गला, ठीक। ये लीड किसमें कर रही है? जो फेरिंक्स ये लीड करती है ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस में, ओइसोफेगस क्या है? एक तो नैरो, नैरो, दूसरी बात लॉन्ग ट्यूब है, लॉन्ग ट्यूब है जो कि कहां से जा रही है? नेक से होते हुए, नेक से होते हुए थोरैक्स को क्रॉस कर रही है। थोरैक्स, थोरैक्स भी यहीं पर जान लो। थोरैक्स ये रीजन है, ये रीजन है, दैट इज कॉल्ड थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी, तो यहीं पर इस बात को भी हम जान लेते हैं कि बॉडी को जब डिवाइड करते हैं, ऊपर का इतने पोर्शन को डिवाइड करते हैं हम, तो ये हेड है, ये थोरैक्स है, और नीचे होता है एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, तो थोरैक्स को भी क्रॉस कर रही है। बाद में डायफ्राम, डायफ्राम को भी ये क्रॉस कर जाती है और पहुंचती कहां पर है? पहुंचती है एब्डोमिनल कैविटी में। किसके पास? एब्डोमिनल कैविटी में जे शेप्ड स्ट्रक्चर, स्टमक जो होता है, स्टमक तक ले जाती है ये ट्यूब, जो कि कैसा होता है? जो कि होता है जे शेप्ड स्ट्रक्चर। फिर इसमें एक बात और भी है कि जो ओइसोफेगस, मैं ओइसोफेगस के बारे में बात कर रहा हूं यहां पर, ओइसोफेगस है, इसमें ना तो कोई एंजाइम होते हैं, तो जब कोई एंजाइम नहीं है तो कोई डाइजेशन भी नहीं होगा। नो एंजाइम, नो डाइजेशन, ठीक। ना तो कोई एंजाइम है और ना तो कोई डाइजेशन है। होगा इसमें क्या? कुछ तो होगा, ऐसा तो नहीं कि कुछ भी नहीं होगा। इसमें होगा म्यूकस, म्यूकस। तो म्यूकस तुम हर जगह देखोगे, बॉडी में जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह चलेगा तो म्यूकस हर जगह पाया जा रहा है। म्यूकस का काम है कि स्लिपरी बना रहे, स्लिपरी बना रहे, और कभी कभी तुम देखते हो म्यूकस बढ़ जाता है, म्यूकस बढ़ जाता है। इस बात से समझ लो, केवल टीवी में ऐड आता है, विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो, तो खिचखिच इसी वजह से जब म्यूकस ज्यादा हो जाता है, म्यूकस जब ज्यादा बढ़ जाता है। फिर ओइसोफेगस के बारे में एक बात और रही बतानी, तो मुझे वहां चाहिए थी जब मैकेनिज्म बताता। इसमें होते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट क्या होते हैं? ये होते हैं लहरदार, लहरदार मूवमेंट है। तुमने फरहान अख्तर की पिक्चर एक देखी हो शायद, भाग मिल्खा भाग, नहीं भी देखी तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, वो रस्सी लेके ऐसे ऐसे करके हिलाते हैं। अब करते क्या है मुझे नहीं पता, अब ऐसी कौन सी एक्सरसाइज होती है वही लोग ज्यादा बता सकते हैं। तो यही पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट है। तो इतना नहीं होता है जितना उसमें दिखाते हैं मूवी में, इतना मूवमेंट नहीं होता है, हल्का सा मूवमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। तो अभी ओइसोफेगस के बारे में एक दो बातें और रह गई हैं, तो यहां पर जगह खत्म हो गई, मैं इसको फिर से बना रहा हूं, फिर से शुरू कर रहा हूं कि जो ओइसोफेगस है, ठीक बेटा, ये देखो, ये ऐसे करके ये ओइसोफेगस आया, और ओइसोफेगस मिला जाकर कहां पर? ओइसोफेगस मिला जाकर ये जे शेप्ड स्ट्रक्चर स्टमक में, और स्टमक का जो लास्ट पोर्शन होता है वो जाकर मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अभी हमको ओइसोफेगस के बारे में बात करनी, तो ये है ओइसोफेगस, साथ में स्टमक की भी बात कर लेंगे। ओइसोफेगस, यहां पर होता है गैस्ट्रो, गैस्ट्रो ओइसोफेजियल, गैस्ट्रो ओइसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक। गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, इसका काम क्या है? प्रिवेंट बैक फ्लो, प्रिवेंट, प्रिवेंट करना, रोकना, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ फूड। कि खाना जो है स्टमक में, तुमने खा तो लिया, खाना खा लिया, लेकिन ऐसा ना हो कि खाना जो है इस स्टमक से वापस आ जाए, खाना जो है इस स्टमक से वापस नहीं आना चाहिए। यही काम है इस गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर का। तो ये देखो बेटा किस तरह से काम करता है, यहां पर इस तरह से कुछ मसल्स होती हैं, ऐसे ऐसे करके कुछ मसल्स होती हैं, रेशे रेशे टाइप की,
तो खाना तो यहां से चला गया, मैं यहां बना दे रहा हूं ये ऐसे करके, फूड का पार्ट के लिए यहां से चला, चलकर ये पहुंच गया यहां पे। अब तुमको एकदम से वोमिटिंग आई, तुमने ऐसे कि खाना खाया, कितनी बदबू आ रही है वहां पर कि करके एकदम तुम्हें आया, तो ये वापस तो आना चाहता है, तो ये ऐसी हो जाती है, फिर बोले ये वन वे ट्रैफिक है, आप इतनी आसानी से जा नहीं सकते हैं, लेकिन बदबू इतनी ज्यादा खराब है कि तुमसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है, तो फिर ये भी कहते हैं ठीक है जाओ। तो इस तरह से क्या करते हैं, बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। तो यहीं पर हम बात कर ले रहे हैं स्टमक की भी, क्योंकि हमारे पास काफी स्पेस भी है। तो स्टमक होता है पहली बात तो जे शेप स्ट्रक्चर, ठीक, जे शेप स्ट्रक्चर, माउस की तरह भी तुम बोल सकते हो। दूसरी बात कि इसमें खाना रहता है 4 से 5 घंटे तक खाना रहता है। तुमने अगर खाना खा लिया है, अगर दोपहर में तुमने खाना खा लिया है तो तुम्हें शाम तक भूख नहीं लगेगी। अगर 2 बजे तुमने खाना खाया है तो तुम्हें 6-7 बजे तक भूख नहीं लगेगी, फिर हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया, फिर रात में खाना खा लेते हैं। 4-5 घंटे तक खाना इसमें रहता है। और स्टमक के होते हैं 3 पार्ट, ये पार्ट देखो तुम, कार्डक, फिर यहां पर दूसरा पार्ट है जो कि कहलाता है फंडस, मुझे यहां ऊपर लिखना चाहिए फंडस, ये फंडस है। और फिर ये जो लास्ट वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड पाइलोरिक पार्ट, इसको बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट, ठीक बेटा। तो अब इसी को ये पूरा हम और थोड़ा डिटेल में चले जाएं तो ये जो पोर्शन है यहां सब जो है इसको बोलते हैं बॉडी। तो स्टमक के इस तरह से हो गए 4 पार्ट, और यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन से इसको जोड़ना है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ना है। तो यहीं पर होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो बेटा ये चीज ये याद रखो तुम कि जब भी हम स्फिंक्टर की बात करें, जब भी हम स्फिंक्टर की बात करें, पहला देखो ये तुमने देखा ना गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर, यहाँ पे 2 तुम्हें मिले, एक तुम्हें अभी और मिलेगा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। जब हम लीवर और पैंक्रियास पढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे। इन स्फिंक्टर्स का काम यही होता है कि ये क्या करें, जो भोजन है, जो खाना है, उसको वापस नहीं जाने दें। तो यही काम है स्फिंक्टर्स का, ठीक। तो स्टमक की हमने बात कर ली। तो स्टमक में बेटा कौन कौन से पार्ट थे, फंडस था, कार्डक था और पाइलोरिक पार्ट था। तो अब यहीं पर एक चीज और हम बात कर ले रहे हैं कि जो ओइसोफेगस है, ओइसोफेगस कहां जुड़ रहा था, ओइसोफेगस जुड़ रहा था कार्डक पोर्शन से, कार्डक पोर्शन से। और दूसरी बात स्टमक में होते हैं चर्निंग मूवमेंट, स्टमक में होते हैं चर्निंग मूवमेंट, चर्निंग मूवमेंट मतलब पेट में चूहे कूदना, बोलते हैं ना पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो वो चूहे नहीं होते हैं, वो उसका चर्निंग मूवमेंट है। तुमने उसको कुछ खाना दिया नहीं, तो तुमने उसको जब खाना नहीं दिया तो वो क्या करने लगता है, ऐसे ऐसे करके करता रहता है, तो करता है, तो उससे हम बोल देते हैं कि पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो ये चीज हो जाती है चर्निंग मूवमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टमक के स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के होते हैं 3 पार्ट, 3 पार्ट कौन कौन से, ड्यूडेनम, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक। तो ड्यूडेनम क्या है, ड्यूडेनम पहला पार्ट होता है जो कि होता है सी शेप्ड, सी शेप्ड होता है। और मैंने बिल्कुल शुरू में ही बताया था ये जो सी शेप्ड ड्यूडेनम है, सी शेप्ड ड्यूडेनम है, इसी के बीच में ऐसे था ना, सी शेप्ड ड्यूडेनम, इसी में कौन सा था, इसी से लगा हुआ था पैंक्रियास के बीच में सिचुएटेड रहता है। अब जो ड्यूडेनम है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इसी में होता है, ड्यूडेनम में ही क्या होगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, ठीक। जो ज्यादातर एब्जॉर्प्शन कहां हो रहा है वो होता है ड्यूडेनम में। अब जेजुनम की बात आती है तो जेजुनम को बोलता है कि ये क्वाइल्ड पोर्शन है, ये क्वाइल्ड पोर्शन है। और इलियम की जब बात होती है तो इलियम कहता है ये हाईली क्वाइल्ड है, ये बहुत ज्यादा मुड़ा हुआ है, हाईली
कॉइल्ड है ये पोर्शन, हाईली कॉइल्ड। तो अब इसको भी थोड़ा सा समझ लो कि इनका मतलब क्या है। तुमने खाना खाया, इतना सब एब्जॉर्ब होना है, तो एब्जॉर्ब तो हो गया, थोड़ा सा रह गया, तो जो थोड़ा सा रह गया इतना सा वो इसने एब्जॉर्ब कर लिया, और थोड़ा सा और बच गया, जो बचा कुचा है इस इलियम ने भी एब्जॉर्ब करके जो फालतू का मटेरियल था उसको आगे भेज दिया। भेज कहा दिया? लार्ज इंटेस्टाइन में, कि अब हमने अपना काम खत्म कर लिया है, अब आप अपने काम को देखिए। ठीक, तो ड्यूडेनम जेजुनम इलियम की बात हो गई। अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक, तो लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट है। मेरे ख्याल से मैं डायग्राम इसका बना दूं एक बार फिर से, 2 मिनट लगेगा बस, बहुत बड़ा नहीं है। ए ऐसे 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 ऐसे, और ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, ये हो गया रेक्टम, रेक्टम के बाद आ गया यहां पर एनस, ये हो गया एनस। बंद नहीं भाई, एनस बंद हो जाएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। अब यहीं पर क्या होता है, एक ऐसा प्रोजेक्शन लगा होता है जिसको हम बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ठीक। पहला पोर्शन डायग्राम बहुत गंदा बना है, लेकिन ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। सीकम, और फिर ये बोलता है कि कोलन को भी 4 पार्ट में डिवाइड करता है। पहले को बोलता है ये वाला पोर्शन, सीकम यहां पर है नीचे, ये पहले को बोलता है एसेंडिंग कोलन, एसेंडिंग कोलन जो ऊपर जा रहा है। फिर बोलता है जो नीचे आ रहा है, दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन। इस तरह से जो चल रहा है पोर्शन, इसको बोलता है ट्रांसवर्स कोलन। असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स कोलन, ठीक भाई। अब यहां पर जो लास्ट में स्वेल्ड पोर्शन है दैट इज कॉल्ड रेक्टम, और पॉइंट जहां पर खत्म हो रहा है इसको बोलते हैं हम एनस। तो इनके बारे में भी जान लेते हैं कि जो सीकम है, सीकम क्या है, एक स्मॉल ब्लाइंड सैक है, स्मॉल ब्लाइंड सैक है। ब्लाइंड सैक का मतलब है एक बंद थैले की तरह स्ट्रक्चर है, एक बंद थैले की तरह स्ट्रक्चर है, जहां पर होते हैं क्या, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और इसी में साथ में एक प्रोजेक्शन होता है। ये क्या है, एक प्रोजेक्शन है। इस प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। कभी तुमने सुना होगा कि किसी को अपेंडिसाइटिस हो गया, बहुत दर्द कर रहा है, तो पहले होता क्या था कि जो ह्यूमन बीइंग थे वो सेलुलोज का डाइजेशन कर लेते थे। खाना बनाना आता नहीं था उनको, तो पत्ती खा लेते थे, पौधे खा लेते थे, तो सेलुलोज वगैरह सीधे वो खा लेते थे। तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स क्या करता था, उसको डाइजेस्ट करता था। लेकिन समय के साथ जब वो खाना पकाना सीख गया, बनाना सीख गया, तो उसने, हम तो नहीं खाते ना पेड़ पत्ती कि कहीं दिख रही तुम्हें पत्ती, तुमने तोड़ के खा ली। नीम की पत्ती, तुलसी पत्ती की बात नहीं कर रहा है। ये नहीं कि तुम्हें सेम का पौधा दिख गया, कोई पौधा दिख गया, आम का पौधा दिख गया, तुमने पत्ती तोड़ी और खाना चालू कर दिया। तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। लेकिन समय के साथ जब इवोल्यूशन हुआ तो इस सेलुलोज की डाइजेशन की बात खत्म हो गई, तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी क्या हो गया, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स हो गया वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब अवशेषी अंग, जिसका पहले तो यूज था लेकिन अब यूज नहीं है। जरा सा वेस्टिजियल ऑर्गन को भी समझ लेते हैं। ये तुम देखते हो कान के जो पिन्ना है, क्या तुम इनको हिला लेते हो अपनी इच्छा? हम नहीं हिला पाते, कुछ लोग हिला भी लेते हैं। तो कुत्ते होते हैं, जो जानवर हैं, जो गाय हैं, भैंस हैं, तुम देखोगे वो अपने कान को हिला लेते हैं। तो उनमें भी वेस्टिजियल नहीं है, लेकिन हमारे में ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब उनका फंक्शन खत्म हो चुका है। तो यहां तक की बात हमने कर ली लार्ज इंटेस्टाइन की। अब
इनका काम क्या है, इनका काम आगे देखेंगे, खास कोई काम इनका नहीं है। ये जितना अनडाइजेस्टेड है फूड उसको आगे बढ़ाते हैं और कुछ मात्रा में हल्का फुल्का एब्जॉर्प्शन भी कर लेते हैं। कुछ ड्रग्स हैं जो कि आपके लार्ज इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होती हैं, कुछ पानी में अगर भी ऑब्जर्प्शन करते हैं। तो इस तरह से बात खत्म होती है किसकी, इस तरह से बात खत्म होती है लार्ज इंटेस्टाइन की। अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक्सेसरी या एसोसिएटेड ग्लैंड्स की हम बात कर रहे हैं। तो पहले तो हम नाम सबके याद कर लें। नाम में सबसे पहली बात आ रही है नंबर 1 पर। नंबर 1 पर होते हैं सैलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक बेटा, नंबर 1 पर है सैलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक, सैलाइवरी ग्लैंड्स कितनी होती हैं? सैलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं 3 पेयर्स, 3 पेयर्स होती हैं। नंबर 1 ए नंबर कौन सी होती है? नंबर 1 जो है वो होती है पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड्स। और पैरोटिड ग्लैंड जो होती हैं वो होती हैं गालों के नीचे, गालों के नीचे। तो इसको दे रखा है बिलो चिक्स, बिलो चिक्स, गालों के नीचे है। ठीक, गालों के नीचे है। और इनमें कभी कभी क्या हो जाता है, इनमें स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। ये एक वायरल डिजीज होती है, एक वायरल डिजीज हो जाती है इसमें, जिसको बोलते हैं हम मम्स। मम्स मतलब गलसुआ, तुमने सुना होगा गलसुआ, गलसुआ नहीं भी सुना है तो सुन लो। गलसुआ होता है जिसको कि हम बोलते हैं टॉन्सिल्स। तो डॉक्टर उसको टॉन्सिल्स ही बोलता है, वो ये नहीं बोलता है कि आपकी पैरोटिड ग्लैंड जो है वो फूल गई हैं। तो यहां से होकर जाती हैं, ये कान के नीचे से इस तरह से करके जाती हैं। तो इनमें जब मम्स हो जाता है तो ये टॉन्सिल्स हो जाते हैं, बहुत ज्यादा दर्द करते हैं। ठीक, अब दूसरी बात करते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स के बाद। नंबर 2 पर है कौन सी? सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी, या इन्हीं को हम बोलते हैं सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर। ये कहां होते हैं? लोअर जॉ में, लोअर जॉ के नीचे, बिलो लोअर जॉ, बिलो लोअर जॉ, निचले जबड़े के नीचे होते हैं। ठीक, ये भी 2 होती हैं। और तीसरी है हमारे पास जो 3rd नंबर पर है ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड सबलिंगुअल, इसको बोलते हैं हम सबलिंगुअल। सबलिंगुअल तुम नाम से ही जान लो कि जीभ के नीचे होगी, क्योंकि जीभ को हम बोलते हैं लिंगुआ, लिंगुआ बोलते हैं जीभ को। तो सबलिंगुअल, सब का मतलब नीचे, लिंगुआ मतलब जीभ के नीचे, तो बिलो, बिलो टंग, टंग के नीचे होती है। ठीक, अब इतनी तो बात हो गई हमारी किसकी? एक्सेसरी ग्लैंड में हो गई हमारी बात सैलाइवरी ग्लैंड्स की। अब सेकंड नंबर पे जो हमारा ऑर्गन आ रहा है दैट इज कॉल्ड लीवर, जिसको हम बोलते हैं लीवर, या उसी को हम बोलते हैं हीपर भी बोलते हैं। लीवर या उसी को हम बोलते हैं हीपर, हीपर बोलते हैं। और उसी को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में बोलते हैं यकृत। और दूसरा तुम अच्छी तरह नहीं जानते हो भी, उसी को हम बोलते हैं कलेजा, कलेजा, या उसी को हम बोलते हैं क्या? जिगर। तो फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग तो ध्यान ही नहीं देते पढ़ाई लिखाई पर, जिगर। और हम भी क्या बोलते हैं? तुम्हारे जिगर में कितनी दम है, जिगर। तो जिगर ये नहीं है, जिगर ये है राइट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर जिगर है, और लेफ्ट हैंड साइड पर होता है स्टमक। तो अब किसी को धमकी देना, अब किसी को धमकी देना तो साइंटिफिक लैंग्वेज में धमकी देना, तुम्हारे लिवर में कितनी दम है, लिवर में कितनी दम है। तो अगर वो बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं है तो क्या पागल है लग रहा है कोई, कि देखो कह रहा है यहाँ तुम्हारा लिवर, क्या लिवर क्या है? तो ये है लिवर, बोला यही है लिवर, कलेजा यही है। तो कभी तुम अगर चिकन मटन खाते हो तो उससे बोलते हैं ना कि जरा कलेजी दे देना, कलेजी दे देना। तो यहाँ पर एक थोड़ा फैक्ट भी जान लो, एक आध फैक्ट जान लो कि बर्ड्स का तुम कलेजी मत लिया करो, क्योंकि क्या करता है लिवर का सबसे इंपॉर्टेंट काम है डिटॉक्सिफिकेशन करना। तो जितना कूड़ा कचरा इकट्ठा हो रहा है, कहाँ इकट्ठा हो रहा है? वो सब लिवर में इकट्ठा हो रहा है। तो बर्ड्स की मत खाया करो। जो मटन है, मटन मतलब जैसे जो बकरे का मीट वगैरह है तो उसका एक बार खा सकते हो, लेकिन मुर्गे की मत खाया करो। तो ठीक भैया, तो लीवर की बात हो गई, लीवर होता है हीपर। अब लीवर
बना किससे होता है? लीवर इज मेड अप ऑफ हिपैटिक लोब्यूल्स, मेड अप ऑफ हिपैटिक लोब्यूल्स। वेट लिखना मैं भूल गया, 1.2 टू 1.5 kg कितना होता है, 1.5 किलो के करीब होता है, ह्यूमन की बात कर रहे हैं। और कैसा होता है? रेडिश ब्राउन होता है कलर इसका, रेडिश ब्राउन या चॉकलेट के कलर का होता है। चॉकलेट खाई होगी यार, नहीं भी खाई होगी तो देखी होगी, बच्चे क्लास में होते ना बोल देते नहीं हमने नहीं खाई चॉकलेट, खिला दीजिए चॉकलेट। तो भैया पैसे खुद लाओ खुद खाओ। तो रेडिश ब्राउन कलर की है, या इसी को बोल देते हैं चॉकलेट के कलर का है, चॉकलेट कलर। ठीक बेटा, चॉकलेट के कलर का हो सकता है। अब ये जो हिपैटिक लोब्यूल्स हैं, हिपैटिक लोब्यूल्स कवर्ड बाय ग्लिसन्स कैप्सूल। कई बार पूछा गया है नीट में, इंपॉर्टेंट है। ग्लिसन्स कैप्सूल, ये इसकी कवरिंग होती है, ग्लिसन्स कैप्सूल से ये कवर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई। तो मैंने कहा तो था इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको तो मैं बोल ही दूंगा कि ये ग्लिसन कैप्सूल है, ये कवर करता है इसको। अब ये जो हिपैटिक लोब्यूल्स हैं ये कॉर्ड की फॉर्म में अरेंज होते हैं, कॉर्ड के फॉर्म में अरेंज होते हैं, कॉर्ड के फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो कभी तुम कलेजी अगर खाई हो, जो वेजिटेरियन है उनकी नहीं बात कर रहा हूं मैं, तो तुम देखोगे तो धागा ऐसा दिखाई देता है, धागा ऐसा दिखाई देता है। तो इनके फॉर्म में ये अरेंज होते हैं। और दूसरा इनका काम क्या है, जो हिपैटिक लोब्यूल्स हैं ये क्या करते हैं? सिक्रीशंस करते हैं, सिक्रीट करते हैं किसको? सिक्रीट करते हैं बाइल जूस को, बाइल सॉल्ट्स को, फॉस्फोलिपिड्स को भी, ये क्या करते हैं? फॉस्फोलिपिड्स को भी सिक्रीट करते हैं। और इनमें जो पिगमेंट्स हैं वो हैं कौन कौन से? बाइलीरुबिन और दूसरे हैं बाइलीवर्डिन। बाइल सॉल्ट कौन कौन से हैं? सोडियम ग्लाइकोलेट, मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि पूछा नहीं जाता। सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टायरोपैलोट, ये होते हैं बाइल सॉल्ट्स। अब यहीं पर हम बात कर ले रहे हैं किसकी? यहीं पर हम बात कर ले रहे हैं जॉन्डिस की। जॉन्डिस सभी ने सुना है लगभग। जॉन्डिस को हिंदी में बोलते हैं पीलिया। जॉन्डिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? जॉन्डिस को हिंदी में बोलते हैं पीलिया। तो बेटा पीलिया क्यों होता है? क्योंकि जो लीवर है ये बॉडी की फर्स्ट बाईपास मैकेनिज्म है। फर्स्ट बाईपास मैकेनिज्म का क्या मतलब हुआ कि तुमने जो खाना खाया पहुंचा स्टमक, सही है, स्टमक में पहुंचा, लीवर उसको चेक करता है। उसके बाद लीवर उसको चेक करता है कि तुमने खाया है तो तुमने अनटसंट तो नहीं कुछ खा लिया है, ऐसा तो नहीं तुमने कोई कीड़े मकोड़े खा लिए हैं या टॉक्सिक पदार्थ खा लिए है, तुमने जहर खा लिया है, तुमने दारू पी ली है। तो ये क्या करता है? ये उसको चेक करता है, देखता है अच्छा इसमें टॉक्सिन है, तो उन टॉक्सिन को क्या करता है? अपने पास इकट्ठा कर लेता है, कोशिश करता है कि ये चला जाए बाहर बॉडी से, लेकिन टॉक्सिन्स को निकाल लेता है। तो इसलिए लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लीवर का जो मेन काम है वो है डिटॉक्सिफिकेशन करना। अब लीवर हो गया डैमेज, कोई दिक्कत हो गई, उसमें ज्यादा लिपिड्स इकट्ठा हो गए, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल तुमने खा लिया, तो वो क्या हुआ? लीवर की फंक्शनिंग को अफेक्ट कर दिया उसने। जब अफेक्ट कर दिया तो लीवर हो जाता है नाराज हो जाता है, बोलता है अब हम काम नहीं करेंगे। तो उसका जो पिगमेंट है बाइलिरुबिन, ये कैसा होता है? ये येलो कलर का होता है, पीले रंग का होता है। और पीले रंग का होने के कारण ये ब्लड में मिल जाता है। मैंने चली नहीं रही यहाँ, तो नहीं चल गई, ब्लड में मिल गया तो ये क्या हो गया? ये हो गया पीलिया। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं जॉन्डिस। ठीक, तो बड़ी खतरनाक बीमारी है, बहुत प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं जॉन्डिस में। तो इतनी तो यहाँ तक बात हो गई लीवर की। तो मेरे ख्याल से काफी हो गया, तो थोड़ी अभी लीवर की बातें हैं, काफी बातें हैं लीवर की, तो हम इसको अगले लेक्चर में बात करते हैं।